in a long list of greats, starting with Girija Devi, Lata Mangeshkar, Ustad Bismillah Khan, Sonal Mansingh, and now Gulzar. Have I missed out anyone? And it's amazing, except for Ustad Bismillah Khan, I think you met and spent a lot of time with all of them. With Lata ji, I think you spent about 7 to 8 years talking to her. And these are not people who talk to anybody. सबके साथ बात नहीं कर लेते हैं. बहुत special, it takes a very special person to talk to them. So do the subjects choose you, Yatindra ji, और आप subjects को choose करते हैं? Which way? बहुत धन्यवाद कावेरी जी. सबसे पहले मुझे उड़ीसा लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाने के लिए प्रभु जी का बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम. आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मुझे आप बुलाते हैं. सच बात तो ये है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसने मुझे खुद से चुना, वो था लता मंगेशकर. क्योंकि बचपन से लता मंगेशकर के गाने उनको सुनना, उनका हर घर में सुने जाते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा. मेरे घर में बस एक ये फ़ायदा था कि मेरी फैमिली से उनके रिश्ते थे, मित्रता थी और बहुत आना जाना था. और लता जी को बहुत सुनता था. मेरी दादी उनके गाने गाती थी, सब गाती थी, मेरी मदर गाती थी. तो ये कभी बचपन में नहीं समझ में आया कि जो भजन मेरे कान में पड़ रहे हैं वो अवध का कोलिकियल भजन है या लता मंगेशकर का फिल्मी गाना है. तो बाद में बहुत पता लगा कि अरे ये तो अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम. 8th क्लास का बच्चा नहीं समझता था कि ये फिल्म का गाना है. आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो 3 साल की उम्र में सारा काम कर लेते हैं. हम लोग 10-12 साल तक मूर्ख टाइप के होते थे. तो धीरे धीरे वो एक जवानी, एक किशोरावस्था जब ऐसी आई तो मुझे लगा कि मुझे लता मंगेशकर पे काम करना है. लता जी को जब अप्रोच किया तो उनको लगा कि ये पारिवारिक मित्र का बेटा है, राज परिवार से आता है, तो ये ऐसे ही मेरे को एवं ही जो है कर रहा है. तो बोले कि नसरीन मुन्नी कबीर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, तुम ट्रांसलेशन कर दो उसका. मैंने कोई जवाब नहीं दिया. 3 महीने बाद फिर अप्रोच किया तो लता जी ने कहा तुम उसका ट्रांसलेशन क्यों नहीं करते. मैंने कहा जिसकी किताब है वो खुद ट्रांसलेशन करे, मैं शैडो वर्क में बिलीव नहीं करता. काम किसी का है, अर्थ मैं लगाऊं. और दूसरा, उन्होंने डर के सवाल किए. तो लता जी 1 मिनट के लिए नाराज सी हुई. सामने से बात हो रही थी तो बोले कि उन्होंने कौन सा सवाल नहीं पूछा है जो तुम पूछ लेते. तो मैंने कहा अगर मौका दें तो मैं एक सवाल करूं. तो बोली कि पूछो. मैंने कहा 47 में आपकी फिल्मों में आमद होती है और 47 में पार्टीशन होता है और नूरजहां चली जाती हैं पाकिस्तान, और दूसरा 45 में के.एल. सहगल की मृत्यु हो जाती है. तो जो 2 बड़े डोएन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग हैं वो भारतीय संगीत से हट जाते हैं. तो मुकेश को और रफ़ी को उनकी जगह मिल जाती है क्योंकि सहगल नहीं हैं, और नूरजहां ने जगह खाली कर दी आपके लिए. तो क्या अगर पार्टीशन नहीं होता तो क्या आप लोग वही काम कर पाते जो आपने 47 से शुरू कर दिया. मेरा ये पहला सवाल होता. मुस्कुराई, बोली अच्छा कभी बात करेंगे. बात आई गई हो गई. मुझे याद है 2009 में 80 ईयर्स की हो रही थी वो. तो उन्होंने HMV कंपनी ने एक, तब उस समय CDs फॉर्मेट आते थे, तो 5 CDs का एक एल्बम निकाला, द लीजेंड लता 80 सॉन्ग्स. उसमें एक गाना उनसे मिस आउट हो रहा था. वो उस ज़माने में गाना था, फिल्म थी गरम कोट, गाना था जोगिया से प्रीत किए दुख होए. अभी वो उस पर यूट्यूब पे है. दैट टाइम इट वाज नॉट देयर. एक दिन उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि दीदी बात करना चाहती है. क्योंकि मैं बहुत बात करता रहता था और कहता था कि मैं पागल दीवाना हूँ, आपका हर गाना मुझे पता है. तो उन्होंने कहा यतीन्द्र जी ये बताइए, एक फ़िल्म का मामला है लेकिन तब तो आपके वालिद भी पैदा नहीं हुए होंगे. तो मैंने कहा पूछिए. तो उन्होंने कहा एक फ़िल्म थी गरम कोट. जैसे उन्होंने गरम कोट कहा मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी कि पंडित अमरनाथ का म्यूज़िक है, बलराज साहनी, निरूपा राय हैं, 5 गाने हैं, जोगिया से प्रीत किए दुख होए, फलां फलां, और नन्हा मोला डोले डोले अंगनैया. एक आधे 30 सेकेंड का पॉज टेलीफोन पे. फिर उन्होंने कहा कि आपके पास है. मैंने कहा मेरे पास सारे गाने हैं, मैं आपको एक MP3 MP4 वर्जन बना के भेजता हूँ. मैंने अच्छे से एक CD कट किया, उसको अच्छे से क्लीन कराया और भेज दिया.
विद इन 5-6 डेज फ़ोन आया सेक्रेटरी का उनके, मुझे आज भी याद है, महेश राठौर। उसने कहा दीदी कह रही किताब कब शुरू करना है। तो मुझे ये लगता है, लेकिन मुझे आज लगता है प्रभु जी कि उनके पास गाने वाने सब रहे होंगे, वो मेरा टेस्ट ले रही थी। वो एक तरीके का इम्तिहान था कि तुम उसमें पास होते हो कि नहीं, तुम ऐसे ही कुछ रैंडमली पूछा गया। तो ये सब्जेक्ट ने मुझे चुना। बाकी बिस्मिल्लाह खान साहब, गिरजा देवी, सोनल मानसिंह, इन सबको मैंने चुना। मैं एक किताब आई थी राम बहादुर राय जी की, रहबरी के सवाल, चंद्रशेखर जी के साथ डायलॉग की, बहुत अच्छी किताब है पॉलिटिक्स पे। श्रीलाल शुक्ल मेरे बहुत पारिवारिक मित्र होते थे, राग दरबारी, जिन्होंने लिखा। तो मैं लखनऊ गया था, उन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट की और उन्होंने कहा कि बेटा ये किताब पढ़ो। तो मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बोले नहीं नहीं, हर चीज़ पढ़नी चाहिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पॉलिटिकल राइटिंग में इंटरेस्ट मुझे उसी के बाद आया पढ़ने का। दुनिया भर की फिर बायोग्राफीज़ पढ़ी मैंने। तो उन्होंने कहा ये किताब पढ़ो, किताब पढ़ना फिर मुझसे मिलना। तो मैं जब उनसे किताब पढ़ के गया तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब चंद्रशेखर जी की। तो मैंने कहा सर ये ऐसी पॉलिटिकल किताब और ऐसा इंटरव्यू फॉर्म में 400 पेज, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी और एक नए वर्टिकल्स ओपन हो रहे हैं। बोले मैंने तुम्हें किताब ये पढ़ाई इसलिए कि इंग्लिश में बहुत अच्छा काम होता है, पॉलिटिक्स में अच्छा काम होता है, स्पिरिचुअलिटी में काम होता है, वाई नॉट इन लिटरेचर, वाई नॉट इन म्यूज़िक, और अंग्रेज़ी में बहुत काम है। तुम कैथरीन हैंसन की किताब पढ़ लो, तुम किसी की पढ़ लो, हिंदी में कोई लिखता ही नहीं। हिंदी में वही वो जो अखबार में टिपिकल वो छपता है फिल्म के बारे में, किसी की ऑबिचुरी। उस बात ने मुझे एक स्ट्राइक किया। मैंने कहा अगर एक पॉलिटिशियन, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे ऐसी काम हो सकता है तो एक नृत्यांगना पे क्यों नहीं हो सकता। और तब मैंने सोनल मानसिंह जी को अप्रोच किया और मैंने वो फॉर्मेट, मतलब वो मेरे दिमाग में था, और मैंने देवप्रिया जैसी किताब लिखी। बिस्मिल्लाह खान साहब पे मुझे लगा कि मुझे आर्काइव कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं पता नहीं कब ये इस दुनिया में ना रहे। बनारस बगल में था, राज परिवार जब था मेरे घर में तो 47 में मेरी दादी की शादी हुई थी, तो उन्होंने आके बजाया था हमारे घर, कंसर्ट किया था, वो बात उनको याद थी। राज परिवार में जनने का एक फ़ायदा यह हुआ कि इस तरह के लोगों से अप्रोच तक का प्रिविलेज था। सबको बता दीजिए कौन सा राज परिवार है, नॉट एवरीवन विल नो। मैं अयोध्या राज परिवार की 7वीं पीढ़ी हूँ। मैं ये बताता नहीं हूँ, लेकिन इधर मीडिया वाले इतना पूछने लगे हैं, हल्ला करने लगे। इनको राजा बोलते हैं नहीं, इनको राजा अच्छा तो नहीं कोई नहीं, राजा तो सिर्फ प्रभु श्री राम है, हम लोग उनके सेवक हैं। लेकिन कई बार लोग ये पूछते हैं कि आपको लता मंगेशकर मिल गई, आपको बिस्मिल्लाह खां मिल गए। ये सच है कि परिवार परंपरा के कारण मुझे वो एक प्रिविलेज था, लेकिन अप्रोच करने तक का प्रिविलेज था। बेगम अख्तर तो बेगम अख्तर हमारे यहाँ कोर्ट सिंगर थी, तो मेरी ग्रैंडमदर को उन्होंने सिखाया था। बेगम अख्तर का एक मज़ेदार किस्सा है कि बेगम अख्तर 47 में छोड़ के लखनऊ चली गई, वहाँ इस्टेब्लिश हुई। इश्तियाक अहमद अब्बासी से जब शादी हुई, मेरे घर में एक पिक्चर हॉल होता था, मान मंदिर पिक्चर पैलेस। तो उनका जुड़ाव था मेरी ग्रैंडमदर से, और वो शी वॉज द ओनली प्रिंसेस इन अयोध्या। तो बिल्कुल वो एक तरह से मेंटोरिंग करती थी मेरी ग्रैंडमदर की। तो उन्होंने कहा राजकुमारी, सन 60 की बात है, एक फिल्म आई है कोहिनूर, तुम्हारे पिक्चर हॉल में लगी कि नहीं लगी। उनका साहब लगी। तो उसमें वो मीना कुमारी ने पफ वाले ब्लाउज पहने, तो तुम जरा इसकी डिज़ाइनिंग करवाओ, अपने लिए ब्लाउज बनवाओ। अब बेगम अख्तर का आदेश, तो रियासत के सारे दर्जी बुलाए गए कि साहब आपको पिक्चर का टिकट दिया जा रहा है, जाइए पिक्चर हॉल में ब्लाउज ड्रॉ करिए, राजकुमारी के लिए ब्लाउज बनना। ये हमारे घर की कहानी। 7 दर्जियों को 4 दिन तक पिक्चर दिखाई गई। पिक्चर वो वापस रील वापस करने का समय आ गया, तब 5 दिन 7 दिन पिक्चर चलती थी। सारे को दरबार में हाजिरी हुई कि साहब ब्लाउज ड्रॉ हुआ। सब सर झुकाए नीचे खड़े, बोले कि साहब हुजूर क्या कहें, मीना कुमारी को देखते रह गए, ब्लाउज ड्रॉ नहीं कर पाए। राजा साहब नाराज हो गए, राजकुमारी साहब का मूड ऑफ हो गया। बेगम अख्तर को क्या जवाब देंगे अब फ़ोन करके। महाराज ने अपने उसको बुलाया सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा ऐसा है, ब्लो अप करो पूरी रील, जहाँ सबसे अच्छे से ब्लाउज दिख रहा हो वो रील काट लो। अब वो एक स्नैप, एक रील काट ली गई और उसको चस्पा करके रील वापस कर दी गई, क्योंकि राजकुमारी का ब्लाउज बनना है। उसके बाद क्या हुआ साहब, इंडियन मोशन पिक्चर ने मुकदमा ठोका हमारे पिक्चर हॉल पे, उस ज़माने में 14,000 रुपए का, सन 60 में,
कि इन लोगों ने छेड़छाड़ की है रील के साथ और रील को डैमेज किया है, 14,000 रुपया दें। तो ब्लाउज की डिज़ाइनिंग के लिए 14,000 रुपया वो पिक्चर हॉल को देना पड़ा और 1 महीना तक पिक्चर हॉल बंद था, क्योंकि जब तक वो मुकदमा नहीं क्लियर हो जाता दूसरी फिल्म नहीं लग सकती थी। ब्लाउज बना कि नहीं? ब्लाउज बना, फोटो भी है। तो मतलब ये ऐसे परिवार से आते हैं। मैं ऐसे परिवार से आया। But has it? But it doesn't really help you beyond the point. मतलब इसने हेल्प एक अर्थ में किया कि मुझे तैयारी के लिए मौका मिला। मैं इस मामले में अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ राजा रजवाड़े या राजनेता से ज़्यादा कलाकारों की कद्र हुई। मेरे घर में कोई कलाकार आता था तो उसका बहुत सम्मान होता था। It should happen in all families that जी। culture has more importance. जी, तो मुझे ये बहुत बचपन में समझ में आ गया कि बड़े लोग वो नहीं होते हैं जो सॉलिटेयर पहनते हैं, बड़े लोग वो होते हैं जिनका पूरा सम्मान समाज करता है। तो एक तो ये दिमाग में आ गया, तो मुझे वो राह समझ में आई कि इस राह पे आगे बढ़ना है, एक बात। दूसरा क्या हुआ कि एक समय के बाद जब मैं राइटिंग में आया तो जैसा कि होता है, साहित्य में भी होता है, अरे साहब ये तो खाए पिए अघाए प्रिविलेज फैमिली के हैं, इनके लिए तो बैकडोर एंट्री भी होगी, इनके तो फादर भी वो कर देंगे। जबकि मैं ऐसी फैमिली से था कि मैं कोई बिजनेस कर सकता था, मैं पॉलिटिक्स में जा सकता था, वहाँ सफल होता असफल होता वो दूसरी बात थी, लेकिन मैंने लेखक होना चुना। तो मेरे गुरु होते थे पंडित विद्यानिवास मिश्र, जो राज्यसभा भी हुए अटल जी के दौर में, और बनारस में मैं बहुत जाता था। तो उन्होंने एक बात समझाई कि उन्होंने कहा, बेटा साहित्य में या कलाओं में कोई बैकडोर एंट्री नहीं होती, आपको सामने के रास्ते से चल के आना है, मेहनत करना है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपकी लाइब्रेरी बनवा सकता हूँ, आपको एक्सपोजर दे सकता हूँ, आपको 4 बड़े लोगों के पास भेज सकता हूँ सीखने के लिए, लेकिन आप ये चाहो कि आप रातों रात मशहूर हो जाओ तो ये इसमें कोई हेल्प नहीं है, ये इसमें खुद मरना पड़ता है। और अगर नेपोटिज्म नहीं चलता, नो नेपोटिज्म। और मैं माइक्रोबायोलॉजी का थ्रू आउट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, जब मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्ट किया तो आप बिलीव करेंगे, जैसे परिवार में नालायक लड़के को बाप डिसोन कर देता है, मेरे दोस्तों ने मुझे डिसोन कर दिया। अरे ये क्या करेगा, ये तो जो है कविता लिखने लगा, ये तो कहानी लिखने लगा। तो कोई उसमें टॉन्ट करता था, भाई बड़े पैसे वाले आदमी हैं, अच्छे घर के, इनको कमाने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत। किसी ने मेरा वो पैशन नहीं देखा। मैंने एमए किया, फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की, फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, गिरजा देवी, इन सब की सोहबत में बढ़ा। और मैं कभी कभी हंसता हूँ, जो आपने कहा ना कि ये लोग खुलते नहीं हैं, मेरी उम्र 20 साल से 30 साल के दौरान थी और जिन पे मैंने काम किया वो सब 70+ थे। बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी, कुंवर नारायण, लता मंगेशकर, गुलजार साहब। तो वो कहीं ग्रैंडसन और ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर, मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन वाला, तो दादी पोते वाला संबंध बरकरार रहा। अब लता जी हो गई 80 साल की, यतीन मिश्रा है 35 साल के, तो वो खुल गई मेरे आगे और बताने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जो उन्होंने बहुत कड़वी बातें भी कहीं अपने जीवन की, किसी के खिलाफ नहीं। तो मैंने कहा, दीदी ये बातें मैं लिख सकता हूँ किताब में। उन्होंने बहुत उससे कहा बेटा आप मेरी ज़िंदगी को जानने के तलबगार हैं, मैं बता सब देती हूँ, लिखिएगा कुछ नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में रुसवाई नहीं चाहती। तो मैंने कहा, मुझे बता क्यों रही हैं? बोले, कोई तो ऐसा हो जिसको मैं बता के मरूं, मेरी असली कहानी जाने। तो ऐसी बहुत सारी बातें लता जी ने बताई, बिस्मिल्लाह खां साहब ने बताई, गुलजार साहब ने बताई। लेकिन मैं जैसे एक होता है ना डायरेक्टर्स एक्टर, मैं जिन लोगों की बायोग्राफीज़ की, मैंने उन्हीं की बात को ध्यान में रखा और मैंने पर्सनलाइज नहीं होने की कोशिश की। मैंने उतना ही उनके पर्सनल पेरीफेरी में इंटरफेयर किया जितने की इजाज़त थी या जितने दुनिया को जानने की ज़रूरत है। मुझे हर मंच पे पूछा जाता है, लता मंगेशकर का प्रेम प्रसंग नहीं लिखा। मैंने कहा, लता मंगेशकर 100 साल बाद अपने गानों के कारण जानी जाएंगी, प्रेम प्रसंग के कारण नहीं जानी जाएंगी। मैं कोई लेडीज़ चैटरलीज लवर नहीं लिख रहा, मैं बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर लिख रहा हूँ। और आपको बहुत शौक़ है तो आप जो है उनका प्रेम पत्र लिख लें, गुलजार साहब का प्रेम पत्र लिख लें, मैंने किसी को रोका तो है नहीं। मेरी हर किताब का डिस्क्लेमर ये होता है कि इट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, इट इज़ नॉट द ओनली वर्क, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, दिस इज़ माई विज़न,
This is my aspect of seeing anybody from my dais. And this is incomplete. Anybody will complete in his or her own way. Wonderful. Let's talk about Gulzar Saab. What an amazing man. Unofficial poet laureate, director, mentor to so many people. How was your experience with him, and what is it that drew you to him? गुलजार साहब बहुत शानदार और वैसे आदमी है जैसे एक गुरु होता है जो आपको मेंटरिंग करता है। मेरा उनसे करीब 26-27 साल पुराना संबंध है। हम लोग पहली बार न्यूयॉर्क में साथ में थे। जयप्रकाश नारायण सेंचुरी सेलिब्रेशन था साहित्य अकेडमी का। आई वॉज द यंगेस्ट डेलीगेशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी एंड गुलजार साहब, जावेद अख्तर, निदा फाजली, देन बशीर बद्र, मनोहर श्याम जोशी, ये स्टालवर्ड्स साथ में गए थे। तो गुलजार साहब से उस दौरान परिचय हुआ। फिर ये मैं कहूँगा कि गुलजार साहब ने ही आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरी पोइट्री सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर उस दौरान मैंने 2 किताबें की, एक 100 सॉन्ग्स का मीलो से दिन और दूसरा यार जुलाई है जो उनके बेस्ट पोइट्री कलेक्शन था। तो मैं उनको इतना रिकॉर्ड करता था कि एक दिन उनको कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो मैंने कहा आपने तो ये एस्पेक्ट बोला था फलां को इंटरव्यू देते हुए। तो बोले तुम्हें कैसे याद है? क्योंकि मैंने कहा मैं तो हर समय आपके साथ रहता हूँ, मैं रिकॉर्ड भी करता रहता हूँ, आपसे परमिशन लेके करता हूँ। तो उन्होंने कहा तो तुम मेरे ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते हो बायोग्राफी? मैंने कहा एक ही शर्त में लिखूंगा कि दैट शुड बी ऑथराइज बायोग्राफी, क्योंकि आप पे इतनी किताब आती है कि एक मेरी भी आ जाएगी, एमएससी हो जाएगी तो क्या मतलब है। तो उन्होंने उसको ऑथेंटिकेशन किया। फिर मैंने 2003 से शुरू किया, 2023 में रिलीज़ हुई। अभी हेमा जी ने और सुभाष घई ने रिलीज़ किया था जनवरी में। तो 20 साल लगे उस किताब की जर्नी में। 20 साल। मुझे बहुत इत्मीनान है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें राम को सैकड़ों साल इंतज़ार करना पड़ा, 14 साल तो वनवास लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने यतीन्द्र मिश्रा कल साहित्य की या कला की दुनिया से गायब भी हो जाएं तो इस दुनिया में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इस मुगालते में नहीं जीता हूँ कि मेरे किए बगैर कुछ होने वाला नहीं। और मैं एक बहुत बड़ा क्रॉनिकलर हूँ, एक बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ। हाँ, मैं कबाड़ से चीज़ें इकट्ठे करता हूँ। दुनिया के सबसे पॉश कबाड़ी वाले हैं। हाँ। ये हर जगह जाते हैं। मैं वहाँ टहलता रहता हूँ जामा मस्जिद में। मुझे पता लगा कि एक हसमुख दलवाड़ी नाम का एक कबाड़ी है नागपुर में। वो फिल्मों के पोस्टर बेचता है, फिल्म के सॉन्ग बुकलेट बेचता है, गाने बेचता है। मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे को हर कबाड़ी वाला जानता है, दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में। और वो मुझे फ़ोन करता रहता है, सर ये चीज़ आई है, सर ये एक पाउडर केस आया है जिस पे बॉबी का बना हुआ है और उसमें पाउडर है। मैंने कहा पाउडर लगाएंगे तो स्किन ही चली जाएगी, सन 74 का पाउडर होगा, लेकिन ये है कि तू डब्बा दे दे मेरे को। तो मैं ऐसे कलेक्ट करता रहता हूँ, पागलों की तरह स्टडी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे क्रोनोलॉजिकल स्टडी, मुझे क्रोनोलॉजी बनाना, क्रॉनिकल करना, सबॉल्टर्न स्टडी में जाना, हिस्ट्री को नेगेट करना और प्राइमरी सोर्सेज में काम करना पसंद है। मुझे उन लोगों से बहुत दिक्कत होती है, विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम, कि जो इंटरनेट के सहारे, जो गूगल सर्च से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। गूगल में इतनी, प्रभु जी हंस रहे हैं, इतनी अभी प्रभु जी के बारे में चेक करो तो 5 ऐसी बातें नहीं होंगी जो इनको नहीं पता है, लेकिन गूगल बताएगा उसको। तो इसलिए अगर यहाँ युवा बैठे हैं और वो लिखना पढ़ना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो प्राइमरी सोर्सेज में जाइए, वहाँ मेहनत करिए, वहाँ से काम का माल निकालिए और फिर अपनी तैयारी करिए। दुनिया में आप नहीं लिखेंगे, ज्ञान में कोई कमी नहीं होने वाली है। आप लिखें और लोगों में वो हलचल पैदा कर दें। अगर मेरे लिखे से एक आदमी इंस्पायर होता है, अगर एक आदमी के जीवन में मैं रोशनी डाल सकूं, उसे क्रिएटिव ढंग से एंटरटेन कर सकूं, तो मेरा लिखना सार्थक है। मुझे बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ के मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे, हमें लता, जो पुराने दौर की हैं, कि हमें लता जी को मिलने का मन था, हम कभी देख नहीं पाए, आपकी किताब पढ़ लिया, हम संतुष्ट हो गए, हमें लगा हमने लता मंगेशकर को ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर ली। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वंडरफुल। गुलजार साहब की बात करें तो उनकी पोएट्री के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। सो वुड यू लाइक टू रिसाइट? या मैं जरूर पढ़ दूंगा गुलजार साहब से क्षमा याचना सहित। मेरा फ़ोन किसी के पास है जो मेरी फ़ोटो खींच रहा था।
मैंने दे दिया था क्योंकि अक्सर फंक्शन के बाद फोटो नहीं मिलते हैं, तो अपना फोन पे भरोसा करना चाहिए। थैंक यू। कल सुबह ही पहुंच जाएंगे आप। थैंक यू कावेरी जी। और मेरे काम को आगे बढ़ाने में, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कावेरी जी की बहुत निगाह रहती है और हमेशा मुझे प्यार से बुलाती हैं। बहुत धन्यवाद। मैं एक दो कविताएं पढ़ दे रहा हूँ गुलजार साहब की। एक कवि से दूसरे कवि की कविताएं पढ़वाना कितना बड़ा अपराध है, ये देख लीजिए। मैं एक कविता अपने भी पढ़ूंगा यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि वो उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में रघुराजपुर है, मैं वहाँ बहुत विजिट किया हूँ, तो रघुराजपुर पे मेरी एक कविता थी, वो बाद में पढ़ूंगा। गुलजार साहब सुनिए। चलिए। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों से रोज़ मैं सरहद के पार चला जाता हूँ मिलने मेहंदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है और गज़ल खामोश है, सामने बैठी हुई है। काँप रहे हैं होंठ गज़ल के जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए। सूख गए हैं फूल किताबों के, यार फराज भी बिछड़ गए। अब शायद मिले वो ख्वाबों में, बंद आँखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मैं। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। एक और पढ़ देता हूँ अपनी। हाँ, ये मेरी बहुत फेवरेट कविता है गुलजार साहब की। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव तापा। मैंने माजी से कई खुश सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़्में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी इन आँखों से मैंने कई माजे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी, तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में हमने। रात भर फूकों से हर लौ को जगाए रखा, रात भर फूकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने, रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने। अपनी कविता की इजाज़त है। ये वैसे ही है कि जैसे कोई उस्ताद अपने कंसर्ट में आखिरी में भैरवी गा दे और उसके बाद एक नौसिखिया फिर कोई नया राग लेके आ जाए, ऐसी बात नहीं। तो ये मैं इस कविता को सुनाने का मोह सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि उड़ीसा में हूँ और ये कविता है रघुराजपुर। कोणार्क और कलिंग के मध्य साधारण से मार्ग के अंदर धंसने पर मिलता है एक गांव का पता। कोणार्क और कलिंग के मध्य साधारण से मार्ग के अंदर धंसने पर मिलता है एक गांव का पता। थोड़े से रंग बिरंगे घरों तक जाता हुआ रास्ता, सजे हुए किवाड़ों झरोखों और चौखटों का सुंदर सा एक देश। दिन की अलसाई दोपहरी में इधर से गुजरो जब कभी, कला का धड़कता हुआ प्रदेश मिलता है यहाँ। लोग अपने हुनर में डूबे, बड़े से कागज या कैनवास पर रचते रहते अपने समय से दूर के दृश्य। वर्तमान में जिसके होने की कोई सूचना किसी सरकारी राजपत्र में लिखित नहीं मिलती, ना ही अजातशत्रु और गंगवंश के राजा नृसिंह देव को ही इसके भान का अस्तित्व रहा आया। कुछ लोग हैं जो सदियों बाद आज तक दर्ज करते रहे सूर्य मंदिर का बनना और कलिंग युद्ध का भीषण रक्तपात। पुराणों उपनिषदों जातकों की चकित सी अलौकिक दुनिया भी आती रही हमेशा इनके रोज़मर्रा के जीवन में। पटचित्रों को जन्म देने वाला गांव, रुक्मणी बलराम सुभद्रा की कथाएं, कूची से निर्मित होती जगन्नाथ की रथ यात्राएं रघुराजपुर की डायरी में हर दिन अंकित होता रहा।
भक्ति के अछोर का चित्रों में उतरना, रंगों के सघन वन में रक्तपात का हल्के पड़ते जाना। दरअसल ये गांव समय की चादर पर पूरा कथाओं का इतिहास लेखन है। दरअसल ये गांव समय की चादर पर पूरा कथाओं का इतिहास लेखन है। उसमें कितनी ऐसी कहानियां शामिल हैं जिनको कोणार्क, कलिंग या पुरी अपनी फाइल में दर्ज करने से चूक जाता है। ये आपने कब लिखी? मैं काफ़ी दिनों से सिटी मेमोइर्स की कविताएं लिख रहा हूँ। मेरा कविता संग्रह आने वाला है, तो उसमें रघुराजपुर, हम्पी, उडुपी, चिदम्बरम, पंढरपुर, मैंने उन शहरों को लिया है जो टिपिकल इंडियननेस क्रिएट करते हैं, और मैं हर शहरों में गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, और उससे इंस्पायर्ड होके आपने इंस्पायर होकर लिखा। बट जैसे आप कह रहे थे, नौसिखिया तो है नहीं, सॉरी, उस्ताद हैं आप। बट इन सब ग्रेड्स को देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है अपने लेखन में? मुझे लगता है कि अपने लेखन में, मैं इसको किसी विचारधारा से जोड़ के ना देखा जाए, मुझे भारतीयता, भारतीय संस्कृति के वो पुराने अवशेष जो टैंजिबल और इनटैंजिबल के बीच में फंसा हुआ मामला है, मुझे वो बहुत लुभाता है। जैसे मुझे क्रॉनिकल बनाना बहुत पसंद है। मैंने अयोध्या पे बहुत काम किया। लोगों को सही बात नहीं पता। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में क्या होता है कि लोग 2 मिनट की रील लेकर के चले आते हैं और उनके लाख फॉलोअर्स होते हैं, उस पर लोग दिल बनाते हैं आके, और फिर वो मोनेटाइज करते हैं। कहानियाँ जीरो होती हैं। तो मुझे ये लगा, मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मुझे विद्यानिवास ने पढ़ाया, कुंवर नारायण ने पढ़ाया, तमाम लोगों से मैं मिला, तो मैं भक्ति के सारे ग्रंथ पढ़ चुका हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद, तो फना, तो ढिमका, तो इंग्लिश में भी बहुत पढ़ा। मुझे एक बात बहुत तकलीफ देती है, जितना अच्छा इंडियन आइकोनोग्राफी का, एथनोलॉजी का, सबाल्टर्न स्टडीज़ का, यहाँ के प्राच्य विद्या की स्टडी विदेशों में हो रही है। आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आपको प्राइमस बुक्स, आपको रूटलेज, इसी किताबें उठाइए, आपकी तबीयत खुश हो जाती है कि क्या काम हुआ। हिंदी में, उड़िया में और मराठी और तेलुगु कन्नड़ में तो होता भी है, मेरी लैंग्वेज में नहीं होता है, मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा। या कटिंग पेस्टिंग होती है, चोरी कमाल होता है। आप किसी उस्ताद से मिले नहीं, किसी की गायकी के बारे में जाना नहीं, और आपने एक कविता ठोक दी, आपने एक इंटरव्यू लिख दिया, बहुत सारा गिमिक होता है। तो मैं उसमें से इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो मैं रघुराजपुर गया, जब मैं बहुत बार आ चुका हूँ उड़ीसा, मैं पिपली गया, मैं कोणार्क गया, मैं पुरी गया, मैं हर उस जगह पे जाता हूँ। मुझे नदियों के किनारे के शहर बहुत पसंद है। मैं हर नदी के पास जाता हूँ, मैं हर मंदिर जाता हूँ, मैं हर श्राइन जाता हूँ। मैं बुद्धिस्ट उसमें गया, मैंने मॉनेस्ट्रीज पे कविताएं लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अव्यक्त है, जिसको हम कह नहीं सकते, जो कहीं मिस्टिक ढंग से, कहीं कल्चरल ढंग से, कहीं हिस्टोरिकल ढंग से हमारी मेमोरीज में शामिल है, जो हमारी कभी दादी नानी कभी कुछ कहती थी, मुझे उसको लिखना है, युवाओं को बताना है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, आप कोई प्रोग्राम करें, आप किसी भी पॉडकास्ट में जाएं, आप किसी भी अखबार के लिए कॉलम लिखें, एक नया कहानी शुरू हो गई है, थोड़ा सा इजी रखिए, वो हमें यूथ ओरिएंटेड करना। अरे हम भी कभी यूथ थे भाई, और हमने भी बड़ी बड़ी गंभीर किताबें पढ़ के अपनी जवानी जाया की है। यूथ इतना मूर्ख है कि उसको बेसिक नहीं पता है। अगर यूथ को रामायण और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का डिफरेंस नहीं पता है तो मेरी किताब ना पढ़े, वो मेरे अयोध्या पे पॉडकास्ट ना पढ़े। अब मुझे ये आके उसको टेबल से फीड कराना पड़ेगा, इस टेबल स्पून से, कि साहब ये रामचरितमानस है, इसे तुलसीदास ने लिखा है, ये वाल्मीकि ने लिखा है। और आपको पता है वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत में थी। अब इस पे 1 लाख फॉलोवर हैं और 50,000 लाइक है। हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। हम लोगों को तो पढ़ाया गया, हम तो पाठशाला वाले हैं, हमको तो मार के रटाया गया, हमको तो संस्कृत में सुभाषित पढ़ाई जाती थी। आप तो सिनेमा की, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सब पे जो सब रील वील बनाते रहते हैं, आप खुद सर खुजलाती होगी कि ये फैक्ट कहाँ से आया, ये एनेक्डोट कहाँ से आया, ये तो झूठा एनेक्डोट है। मेरे सामने ही एक सज्जन जो बहुत पॉपुलर है, उन्होंने एक कहानी सुना दी लता मंगेशकर की, तो मेरे बगल
बैठे हुए थे आदिनाथ मंगेशकर, तो मैंने कहा ये कब हुआ था? तो बोले मुझे भी नहीं पता। अब मेरे साथ क्या बदमाशी मैं कर सकता हूँ? ये सारे बड़े लोग, गुलजार साहब को छोड़ के, ईश्वर उनको 100 बरस की उम्र दें, मैं बिस्मिल्लाह खां, बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, किसी के लिए कोई कहानी सुना दूं तो आप मान लोगे कि इसने काम किया, इसका तो परिवार जुड़ा रहा है, तो झूठे एनेक्डोट चला दूं, मुझसे नहीं होता। मेरी बिस्मिल्लाह खां पे किताब 100 पेज की है और पेंगुइन मेरे पीछे पड़ी रही कि इसको आप बढ़ा दीजिए। मैंने कहा अब मैं जो भी बढ़ाऊंगा वो गॉसिप होगा, असली माल इतना ही है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने से ईमानदार रहो, पढ़ो। और ये कहना कि ये बच्चों के लिए है या हमें यूथ ओरिएंटेड करना है, मुझे चिढ़ लग जाती है। लैंग्वेज आसान कर लीजिए, आपकी लैंग्वेज सुधरी नहीं है, मैं अपनी लैंग्वेज क्यों ख़राब करूं? तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम है और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, बहुत हम्बलनेस से कहूँगा, ये कोई स्टेज अपीयरेंस या परफॉर्मेंस नहीं है। हर उस आदमी के पास जाइए जिसके पास जीवन का अनुभव है, जो आपको कुछ दे सकता है। मुझे हैसियत थी कि मैं बिस्मिल्लाह खां लता से मिल सकता था। आप अपने गांव के व्यक्ति से मिलो, अपने शहर के किसी बुजुर्ग से मिलो, किसी ऐसे आदमी से मिलो जो रुइन हो रहा है, जिसके पास कोई बात करने को नहीं है। वो आपको आपके शहर के मेमोयर सुना देगा, वो आपको ऐसी बात बता देगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस खोजी होने की ज़रूरत है, जिज्ञासु होने की ज़रूरत है, विद्यार्थी होने की ज़रूरत है। No better way to end this session. Thank you so much, Thank you, Yatindra thank ji. you, It thank was you, such thank a you pleasure. so much, Kaveri ji. Thank you, Odisha. Thank you, New Indian Express, Prabhu ji, everybody. Thank you. Jai Jagannath.